नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ईयर शॉट पे। और ईयर शॉट पे हम लगातार आपको लाइव पॉडकास्ट दिखा रहे हैं। न्यूज डिकोडेड हमारी ये सीरीज है और इसमें हम देश के जो बड़े मुद्दे हैं उस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट होते हैं और वो न्यूज में जो चीजें आपको दिखाई नहीं जाती, आप देख नहीं पाते हैं, उसके पीछे क्या कुछ है, उसकी पूरी असलियत, पूरी पड़ताल हम आपके सामने रखते हैं। तमाम मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, राजनीति के मुद्दे हैं, खेल के मुद्दे हैं, इस पे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज इस शो में, इस सीरीज के जिस एपिसोड की बात मैं कर रहा हूं, इसके केंद्र में है बिहार। बिहार में बड़ी राजनीतिक हलचल है, बहुत सारी बातें चल रही थी, अटकलें थी कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा कुछ और बयान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से आए हैं। इन सबके बीच जो सबसे दिलचस्प बात हुई है वो है बिहार में एमएलसी चुनावों के नतीजों का आना। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस गठबंधन के नेतृत्व करते हुए नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में बड़ी पार्टी है तो एनडीए का नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वहां पे बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो हैं वो पीछे रह गए हैं। कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को भी सफलता मिली है। अगर एनडीए की बात करें तो उसके नए नवेले घटक जो कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में जो नई पार्टी बनी है रालोजपा, उसको भी एक सीट मिली है। तो ये जो सीटें मिली हैं चुनाव में तमाम पार्टियों को, इसके अलावा फिलहाल का जो माहौल है, इन सबको मिला के हमें आज का आकलन करना है और जानना है कि अब बिहार की राजनीति किस तरफ इशारा कर रही है। और इसको जानने के लिए आज हमारे शो में स्पेशल गेस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार को बहुत करीब से जानते हैं और लगातार बिहार में रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और फिलहाल वो बिहार के एक बड़े चैनल जो कि क्षेत्रीय चैनल है कशिश न्यूज, उसके एडिटर इन चीफ हैं संतोष सिंह। संतोष सिंह हमारे साथ बस चंद पलों में जुड़ जाएंगे। उनसे जो क्वेरीज हैं, जो आप भी जानना चाह रहे होंगे कि ये जो सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं इसके निहितार्थ क्या हैं, तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आपको अपडेट कराना चाहूंगा कि कौन जीता कहां से है। 24 जो एमएलसी की सीटें हैं उसमें रिजल्ट आए हैं। तो नालंदा से रीना यादव जीती हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट रही हैं। और पीछे की बात करें तो इनका संबंध किसी जमाने में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हुआ करता था। इसके अलावा गोपालगंज है, वहां से राजीव सिंह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीते हैं। इन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की है और इनके हमारे थे वहां पे एक बहुत संतोष जी, आप जुड़ गए, स्वागत है आपका ईयर शॉट पे। बातचीत हम कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बिहार की राजनीति इन दिनों अचानक बदलाव ले रही है। कभी अटकलों का बाजार गर्म रहता है तो कभी कोई बड़े नेता कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे जाते हैं जिससे कि हम उसके मायने समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर इन्होंने जो कुछ बोला है इससे आगे क्या कुछ बदल सकता है। और इन्हीं सारी बातों के बीच में सबसे बड़ी बात यह कि एमएलसी चुनाव के नतीजे आए हैं। तो बहुत कुछ है जिसमें हम बातचीत कर सकते हैं कि यहां से अब बिहार की राजनीति किस तरफ को जा रही है। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ईयर शॉट पे। आप न्यूज डिकोडेड जो हमारी सीरीज है उसके एपिसोड में हमारे मेहमान हैं, हमें समझाएंगे चीजों को। पहली बात तो ये कि जो एमएलसी चुनाव के नतीजे आए हैं उसको अब किस रूप में लेते हैं। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको जो सफलता मिली है वो नंबर्स ज्यादा हैं और राजद इसमें पीछे रह गया है। थोड़ा सा समझाइए मुझे इस पूरे गणित को कि इन नतीजों में आपने क्या कुछ देखा है। देखिए मुकेश जी, ये जो 24 विधान पार्षद सीटों का जो चुनाव हुआ है, ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति से जो सदस्य चुनकर आते हैं वो वोटिंग करते हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो उसमें 24 में 22 सीटें एनडीए गठबंधन के साथ था, मतलब जदयू और भाजपा के पक्ष में था 22 सीटें। हालांकि उस लिहाज से अगर देखें तो एनडीए को इस बार नुकसान हुआ है। और लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि पिछले वर्ष से ही, मतलब पिछले चुनाव से ही पैसे का खेल इसमें काफी बड़े स्तर पर की शुरुआत हुई है। और इस बार तो एक वोट की कीमत 30 से 40 हजार तक कई जिले में कीमत पहुंच चुकी है। आप समझ सकते हैं कि किसी जिले में 5,000 वोटर, मैक्सिमम 5 से 5,500 वोटर है और उसमें 4,000 वोटर खरीदने की बात हो और एक वोटर की कीमत अगर 40,000 हो जाए
तो वो आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे खर्च हुए होंगे। लगभग 200 करोड़ रुपए एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस इलेक्शन में खर्च हुए हैं। लेकिन पैसे लेने के बाद इस बार एक नया ट्रेंड देखने को मिला। मतलब वोटर के भरोसे की अगर हम बात करें, एक नया ट्रेंड देखने को मिले कि सभी पार्टियों से जो वोटर थे वो पैसा लिए। इस बार ऐसा नहीं है कि हम जिस पार्टी दल को वोट देने जा रहे हैं या जिससे हमारा पहले बातचीत हो गई उसका ही सिर्फ पैसा लिए। इस बार हर अधिकांश मतलब 90% जो वोटर थे वो सभी पार्टी से पैसे लिए, लेकिन वो अपना वोट मत जो है वो अपने विचारधारा या कहें कि जहां जिस तरीके से वो जुड़े हुए थे, जाति के आधार पर जुड़े हुए थे, धर्म के आधार पर जुड़े हुए थे, क्षेत्रीयता के आधार पर जुड़े हुए थे, मतलब जो जिस आधार पर जुड़े हुए थे, पैसे लेने के बावजूद भी वोट उसी तरीके से किए। अगर ओवरऑल हम बात ये करें प्रमाणित तो है संतोष जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये चर्चाएं हमने सुनी है और ऐसा होता है, इसके प्रमाण भी होंगे कि भाई पैसे बटे हैं, लोगों को गए हैं, उसके एवज में उन्होंने किसी भी प्रत्याशी को वोट दिया है। आप तो खुद वहां पे जमीनी पत्रकारिता करते हैं, प्रमाण होंगे इसके। कहने सुनने की बात तो अलग है। नहीं, ये प्रमाणित है। मतलब आप किसी भी कंस्टिट्यूंसी में अगर जो उम्मीदवार है उससे अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करें तो हर उम्मीदवार बिना पैसे बांटे हुए एक भी वोट, मतलब हमें लगता है कि बहुत कम ऐसे क्या कह सकते हैं वोटर थे जिन्होंने पैसा नहीं लिया है। अधिकांश वोटर पैसे लिए हैं और पैसे का खेल ही चला ही है। लेकिन एक चीज और है कि पैसे के खेल के साथ साथ जो हम आपको कह रहे थे कि पैसा भी लिया है, सभी प्रत्याशियों से लिया है। और जो फाइट में जो भी प्रत्याशी थे उनसे उन्होंने पैसा भी दिया है। और पैसा लेने के बाद वोट वो उन्हीं को दिए हैं जिस विचारधारा से उनका जुड़ाव था या जिस जाति से उनका जुड़ाव था। वोटिंग पैटर्न कमोबेश वही देखा और नतीजा भी ये इसी तरीके का सामने भी आया। जी मुकेश जी। ठीक है, ये संतोष जी की अपनी राय है और उन्होंने जो कुछ देखा है उसके आधार पे ये बता रहे हैं कि पैसे खूब बटे हैं इस बार, और उसी से निर्णय हुआ है कि विजेता कौन होगा कौन हारेगा। उसमें भी स्मार्ट मूव रहा है। जो वोटर हैं, जो कि हमारे पंचायत के चुने हुए सदस्य थे, उन्होंने वोटिंग की है और ये उनका मामला है। बहरहाल इससे आगे बढ़ के हम बात करते हैं। कई जगह पे हमने देखा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो पार्टियों से टिकट ना मिलने के बाद नाराजगी में खुद खड़े हुए या किसी रिश्तेदार को लड़ाया, उनकी भी जीत हुई है। कुछ बाहुबली नेताओं का भी नाम देखा इस लिस्ट में मैंने। देखिए इसे 4 सीट है। मतलब एक मधुबनी से राजद के बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे गुलाब यादव पार्लियामेंट के इलेक्शन में। इस बार वो अपने पत्नी को टिकट चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो फिर वो बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। इसी तरीके से मोतिहारी से महेश्वर सिंह आरजेडी के दावेदार थे। आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो फिर खड़े हुए और उनको कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने समर्थन दिया, वो वहां पर चुनाव जीत गए। तो 4 ऐसे सीट है। जैसे नवादा में भी जो है आरजेडी के बागी होके उम्मीदवार से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत हासिल किए। इस तरह से 4 ऐसी सीटें जिस सीटों पर निर्दलीय जो है, तो जैसे छपरा के अगर सारण की बात करें तो बीजेपी के विधान पार्षद थे, उन्हें टिकट नहीं दी गई तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए और वो चुनाव जीत कर आए। तो ये सारे जो चेहरे हैं जो जीत कर आए हैं वो पार्टी के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और उनके साथ मतलब जो गठबंधन का वोट था वो सच्चिदानंद राय की अगर बात करें छपरा सारण से, तो एनडीए का जो वहां प्रत्याशी घोषित प्रत्याशी था वो 200-300 के नहीं निपट गए। एनडीए के तमाम वोट सच्चिदानंद राय की तरफ मूव कर गए। ये चीजें हुई है। लेकिन जो भी कोई आपराधिक छवि की बात करें तो राजवल्लभ यादव नवादा से उसके रिश्तेदार चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहुबली ही उसका मतलब पैमाना नहीं रहा। कुछ जातीय समीकरण भी रहे जिस समीकरण के आधार पर वो चुनाव जीत कर आए। जी। महेश्वर सिंह के बारे में मैंने सुना, मोतिहारी से जो जीते हैं, उनको कुछ दिन पहले धमकी हमकी मिली थी कि कुछ फिरौती चाहिए, और इन सारी चीजों को धता बताते हुए देखिए उन्होंने झंडा बुलंद किया था। हाँ, आरजेडी से जो प्रत्याशी बबलू देव खड़े थे उनका आपराधिक चरित्र रहा है। लेकिन महेश्वर सिंह की छवि अपराधी नहीं रहा है, लेकिन एक दबंग नेता के रूप में उनकी बिहार में दबंगता का मतलब समझते हैं, उनकी भी छवि दबंग नेता की रही है। कोई आपराधिक इतिहास या कोई आपराधिक कृत्य उनका नहीं रहा है, लेकिन वो भी एक दबंग नेता रहे और यही वजह रहा कि वो पूरी मजबूती से वहां पे चुनाव लड़े और
वो चुनाव जीते भी। जी। खैर, इधर तो बहुत गर्मी पड़ रही है। दिल्ली नोएडा की बात करूं तो आप पटना में बैठे हैं। अगर गर्मी नहीं भी होगी तो नतीजों के बाद गर्माहट तो आई होगी राजनीति में वहां के। देखिए, वो एक इस रिजल्ट का एक बड़ा कह सकते हैं कि बिहार के राजनीति में दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जिस हम्म। राजद ने जिस कांग्रेस का साथ छोड़ा था कि नहीं हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे, वो दो हम्म। सीट मतलब एक समर्थित महेश्वर सिंह को भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था, घोषित समर्थन। ठीक है। महेश्वर सिंह जीते हैं और दूसरा बेगूसराय से जीते। अभी तो उसका आने वाले समय में, और तीसरे दरभंगा की अगर हम बात करें तो दरभंगा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उस वोट डिवीजन के कारण ही वहां बीजेपी चुनाव जीत पाई। ये स्थिति अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस का को नजरअंदाज करना या कांग्रेस को छोड़कर राजद बिहार में अगर राजनीति कर आगे सोचती है कि हम राजनीति करें तो फिर कांग्रेस उनको परेशान कर सकती है। ये मैसेज इस चुनाव के सहारे ये मैसेज आप दे सकते हैं कि ये मैसेज गया है कि राजद अगर गठबंधन को कांग्रेस से बाहर करता है तो उसका नुकसान राजद को उठाना पड़ सकता है। 3 सीटों पर साफ नुकसान साफ दिख रहा है, जहां कांग्रेस अगर साथ होता तो चार वो सारी सीटें राजद जीत सकती। मींस जिस कांग्रेस को खारिज कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और कई जगह पे तो ये सुनने को मिला कि अगर कांग्रेस के साथ पिछले कुछ चुनाव में गठबंधन नहीं किया होता तो इनकी तस्वीर बेहतर होती। उनको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पक्ष की बात करें तो जो नतीजे आए हैं उनके लिए किस रूप में देखते हैं आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें उसी को गई हैं। देखिए, सीट पे भी चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन एक चीज इस चुनाव में देखने को मिला है कि बीजेपी और जदयू के बीच जो हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में जो बयानबाजी हुई है उसका असर हम्म। जमीन पे देखने को मिला है। जहां बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे कई जगहों पर देखने को मिला है कि जदयू, जैसे आप बात करें बेगूसराय सीट की ले जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, वो जदयू के विधायक के भाई सगे भाई हैं। और पूरी हम्म। जदयू कह सकते हैं कि उनको जिताने में कांग्रेस का तो अपना जो आधार था वो था ही, उसके अलावा जदयू का जो अति पिछड़ा सेगमेंट है वोटर का, कुर्मी कोड़ी का, वो उसके साथ हम्म। पूरे इंटैक्ट खड़ा रहा। इस जी। तरह से चीजें आप कई जगह पे जो है, जैसे आप मधुबनी की सीट की अगर हम बात करें तो वहां पे जदयू के प्रत्याशी चौथे नंबर पर चले गए। वहां बीजेपी के जो विधान पार्षद थे पहले वो बागी प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए, पूरी बीजेपी की टीम उनके साथ चली गई। तो ये कई हम्म। जगह पे कई कॉन्स्टिट्यूंसी में, दरभंगा में भी ये स्थिति देखने को मिली है। तो कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये देखने को मिला है जो बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच आपसी जो हाल के दिनों में जो बयानबाजी हुई है उसका असर हमें लगता है कि दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच वो असर दिखा। और आने वाले समय में अगर ये स्थिति रही, गठबंधन का मूड जो भी रहा, लेकिन अगर ये स्थिति रही तो जमीनी स्तर पर बीजेपी और जदयू के वोटर भी कार्यकर्ता भी साफ अलग दिखेंगे। ये बोचहा में ये इलेक्शन में ये चीजें खुलकर सामने आ जाएगी। नीतीश कुमार खुद जा रहे हैं, उनको प्रचार के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन वो खुलकर आ जाएगा। और ये स्थिति रही तो फिर बिहार की राजनीति आने वाले समय में करवट ले सकती है। ये इस विधान परिषद के चुनाव में ये वोटर ने तो संकेत दे दिया है कि अगर बयानबाजी तेज हुई तो दोनों के वोटर अब एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। जी। ठीक है। ये भी आपका जमीन पे जाके किया हुआ आकलन है। फिलहाल के दिनों में हमने देखा, अब चूंकि सारी चीजों को आपस में जोड़ के हमें बातचीत करनी है, पीछे कुछ बिहार में चर्चा चल रही थी कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है सरकार में, मतलब सरकार के मुखिया बदले जा सकते हैं, वहां पे कोई और चेहरा देखने को मिल सकता है। और फिलहाल जो सूबे के सरकार हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो किसी और भूमिका में नजर आ सकते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई रही है या फिर खामखा की फुसफुसाहट थी? देखिए, ये जो चीजें से देखिए, नीतीश कुमार को जो नहीं समझते हैं, तो आप नीतीश कुमार की राजनीति को समझें तो वो राजनीति में 15% सहारे वो 2005 से बिहार में शासन कर,
और आज के तारीख में भी नीतीश कुमार का वजूद यही है कि वो जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। मतलब उनके इनकम्बेंसी के बावजूद भी उनका काफी ग्राफ गिरा है। वो 2005-10 में जो उनकी स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। लेकिन जो उनका सामाजिक समीकरण है वोट का, वो आज भी इंटैक्ट है। और उस आधार पे बीजेपी को भी वो ब्लैकमेल करते हैं और आरजेडी को भी वो ब्लैकमेल करते हैं। मतलब ब्लैकमेल मतलब राजनीतिक सौदेबाजी वो करते हैं किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उनके अगर केंद्र में जाने का मतलब है कि जदयू समाप्त हो जाए। और जदयू का जो सामाजिक समीकरण या वोट समीकरण है, वो अगर आप ये देखें कि अगर ये चाहते हो कि हम बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं। ये चीजें बीजेपी भी समझती है और नीतीश कुमार भी समझती है। तो ये खतरा सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी खतरा है कि अगर 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से बेदखल करते हैं, अगर उन्हें उपराष्ट्रपति भी बना देते हैं, उनका जो सामाजिक समीकरण का जो वोट ट्रेंड रहा है, वो स्वाभाविक तौर पे आरजेडी के करीब है। स्वाभाविक तौर पे बीजेपी के संतोष करीब जी, है। एक बहुत जरूरी सवाल, सवाल मेरे कुलीग ने अभी न्यूज रूम से डाला है इस हमारी बातचीत के दौरान ही। चूंकि जातिगत समीकरणों की बात होती है, बिहार उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आला राज्य रहे हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि कास्ट पोलराइजेशन होता रहा है, जातिगत ध्रुवीकरण होता रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी बात को, इस पूरी अवधारणा को नेस्तनाबूद कर दिया। वहां पे मायावती का अलग वोट बैंक होता था, समाजवादी पार्टी का अलग वोट बैंक होता था, वो सब गया। उत्तर प्रदेश के नतीजे जो आए वो हमने देख लिए हैं कि वो क्या कहता है और जातिगत राजनीति को कैसे किनारे किया जा सकता है। देन उन्होंने क्वेश्चन किया है, कैन द बीजेपी एवर डिफाई द कास्ट इक्वेशंस एज इट डिड इन उत्तर प्रदेश? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिहार में भी कर सकती है? और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की जो ये बदली हुई रणनीति हमें देखने को मिल रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊंचे बयान दे जाते हैं जो कि हमने पहले नहीं देखा है। कल ही गोपालगंज से जो विधायक हैं आपके मिनिस्टर जनक राम, उन्होंने बोला है कि हाँ, अजान की आवाज से उन्हें दिक्कत होती है। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई रणनीति है जो कि उसने उत्तर प्रदेश में आजमा के सफलता हासिल कर ली है? अब नई जो प्रयोगशाला है वो बिहार राज्य होने जा रहा है। देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यूपी और बिहार में बड़ा फर्क यह है, यूपी में इनके पास चेहरा योगी है, बिहार में इनके पास कोई चेहरा ही नहीं। पिछले जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर आप देखें तो बिहार में बीजेपी का कोई भी बड़ा चेहरा आज के तारीख में भी, लगातार 2005 से बिहार में वो सत्ता में है, वो कोई ऐसा चेहरा नहीं है, चमत्कारी चेहरा या उस तरह से उस चेहरा जो अपने बदौलत 5 से 10 हजार वोट वो ला सकते हैं। उनका ना उस तरह से भाषण की शैली वाली कोई नेता इनके पास है। एक सुशील मोदी थे, लेकिन सुशील मोदी की भी स्थिति ये है कि वो पर्दे के पीछे की राजनीति कर सकते हैं। लेकिन एक बिहार में देखिए, बिहार में जैसे योगी बुलडोजर वाली बात करने वाले, जो ताकत दिखाने वाली जो एक नेता मिला यूपी में, तो वो वहां आ जाने वाली बात को वो भुजा पाए। बिहार में तो उनके पास नेता कौन सा है? नित्यानंद राय पर दाव खेलना चाहते हैं। नित्यानंद राय के साथ परेशानी है कि नित्यानंद राय अगर बीजेपी उन पर दाव खेलती है तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि नित्यानंद राय की जो खुद की अपनी छवि है, वो छवि बिहार स्तर की उनकी कभी छवि नहीं रही है। यादव से कभी वो अपने आप को बाहर नहीं ले पाए और यादव के नेता के रूप में आज भी लालू यादव का परिवार उनसे ज्यादा मजबूत है, ये साफ दिखता है। तो बीजेपी के पास अगर योगी जैसा कोई नेता रहता, अगर मान लीजिए कि गिरिराज आप कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार के स्तर पे जी मैं बोल रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बिहार के स्तर पे बहुत कमाल नहीं दिखाया, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया उसी का इनाम उनको मिला है और वो केंद्र में एक भारी भरकम महकमे के मंत्री हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सवाल ये बनता है कि बिहार के लिए अमूमन कहा जाता है कि यादव और मुसलमान एमवाई समीकरण जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है, डिसाइसिव फैक्टर होता है, निर्णय वहां से होता है। लालू यादव का परिवार मजबूत है, राजनीति की सरकार में रहा वो परिवार, हमने देखा। बट सवाल ये आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने खुद समझाया कि नित्यानंद राय के नाम पे आगे पॉलिटिक्स कर सकती है, तो एक बढ़िया यादव चेहरा लेकर
यादवों का अच्छा वोट बैंक तैयार करे, क्योंकि सवर्ण वोटर उसके हमेशा से रहे हैं, परंपरागत वोटर रहे हैं। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ की बात करें तो वैश्य समाज का वोट भी उधर जाता है। और तीसरी बात, जो कि ओबीसी और पिछड़े तबके को साधने की बात है, जिसमें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना फंड जो हुनर है वो दिखा दिया है, साबित कर दिया है। ये स्टाइल अगर बीजेपी जाके बिहार में अपनाती है तो क्या सफलता की गुंजाइश आपको नजर नहीं आती है इसमें? देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मतलब अभी भी जो विधान परिषद के इलेक्शन में हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्किंग रहा है, जो चुनाव लड़ने के का जो अपनी एक प्रक्रिया रही है, उसको हमने काफी करीब से देखा है। देखिए, यहाँ जैसे मौर्य एक चेहरा उनके पास है। आप देखिए यूपी में अति पिछड़ा राजभर उनसे अलग हुए तो कई चेहरे उनके पास, अति पिछड़े के मजबूत चेहरे। वो पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं, भले वो चुनाव हरा दिया, लेकिन एक चेहरा इनके पास। अनुप्रिया पटेल जी, बिहार हाँ। में आप देखेंगे तो अति पिछड़े, हाँ, अनुप्रिया पटेल। बिहार में अगर आप देखेंगे तो इनके पास उस तरह के कोई एक भी चेहरा नहीं है जिस चेहरे के साथ, जैसे ये मुकेश सहनी को लेकर, सहनी के वोट पे अभी भी एनडीए के साथ वो वोट है। वो तो यूपी में उन्होंने जिस तरीके से जोड़ा है अति पिछड़े के नेताओं को, बिहार में बीजेपी उस तरीके से अति पिछड़े नेता को, आप तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुशवाहा दोनों को, रेणु देवी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, यह सोचते हुए कि हम अति पिछड़े को जोड़ रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि इनके दोनों के बनने के बावजूद भी जो जिस कम्युनिटी, जिस जाति से ये आते हैं, उसके वोटों का डिवीजन पूरी तौर पर हुआ है। ये चुनाव में अब दिख रहा है। देखिए, अभी बिहार में व्यापारी कम्युनिटी भी अब बीजेपी के साथ नहीं। सबसे बड़ा सेटबैक बिहार में बीजेपी को जो दिख रहा है वो है कि व्यापारी कम्युनिटी इनसे दूर हटा है। साथ साथ विधायक इस बार इसके आरजेडी से चुनाव भी लड़े और चुनाव जीते भी। तो ये एक बदलाव बिहार में ये हुआ कि कौन से लीडरशिप एमएलसी चुनाव की बीजेपी बात का कर रहे कोई हैं आप? इस तरीके से नहीं, ओवरऑल जो एमएलसी विधानसभा चुनाव के की चुनाव बात कर की रहे हैं बात आप? करें, आज जैसे सीवान से भी एक व्यवसायी ठीक है। कम्युनिटी से ही जीता है राजद से। तो वो कोशिश जी, राजद मालूम है। और दुखी क्या वो बिहार के रहने वाले नहीं है शायद। उत्तर प्रदेश से आए कैंडिडेट थे, देवरिया के हाँ, जायसवाल जी वहां से चुनाव जीते हैं। लेकिन हाँ, वहां भी हाँ, हाँ, देखिए, सीवान का आपने हाँ, हाँ, जिक्र किया, वहां हारने का कारण तो अंदरूनी गुटबाजी है ना। अंदरूनी गुटबाजी है। रईस खान का अलग चुनाव लड़ना, मनोज सिंह का अलग चुनाव लड़ना। तो जिस माइक्रो लेवल पे जाके आप चीजों का आकलन कर रहे हैं, उस आधार पे देखें तो सीवान में तो फिर भी बीजेपी मजबूत हुई ना। जैसे आपने बताया कि वोट कटे, वोट बंटे, इसलिए आरजेडी कहीं कहीं पे हारी, कांग्रेस के साथ वो होते तो बेहतर करते। इस लिहाज से इसी श्रेणी में हमें सीवान को भी देखना चाहिए कि अगर वहां पे बिखराव नहीं हुआ होता तो फिर वहां से राजद चुनाव नहीं जीत पाती। नहीं, रईस खान जो है, जो आप देखिए कि ठीक वोटिंग के दिन उन पर फायरिंग वगैरह की जो घटना घटी है, वो मुसलमान वोट में डेंट करने की कोशिश की है उन्होंने, तो मुसलमान वोट को वो तोड़ने की कोशिश की है और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। पूरी प्लानिंग की तरफ, एनडीए की तरफ से ही रईस खान को जो है सो मदद मिला था। ये भी साफ अगर हम बात करें तो एनडीए के खेमे से कि मुसलमान के ज्यादा से ज्यादा वोट अगर वो काटते हैं तो फिर मनोज सिंह जो है सो लड़ाई में आ सकते हैं। लेकिन ठीक उलट हुआ कि मनोज सिंह लड़ाई से बाहर हो गए, रईस खान लड़ाई में आए। और ये दूसरी, पहले ये होती थी कि शहाबुद्दीन से कौन लड़ता है, शहाबुद्दीन से लड़ने वाले चेहरे में ओम प्रकाश यादव सांसद बने, मनोज सिंह भी वही चेहरा है। अब शहाबुद्दीन फैक्टर वहां पे नहीं है कि शहाबुद्दीन से लड़ने वाले आदमी के साथ पूरी कौम उसके साथ खड़ी हो जाए, पूरे लोग खड़े हो जाए। लेकिन अब वो बातें नहीं रही है, पहले वाली बात नहीं है। सिवान का समीकरण काफी कुछ बदला है और हमें लगता है कि आने वाले समय में ये अगर हम बात करें, यही संकेत है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा यादव और मुसलमान वोट को हम तोड़े, सेंधमारी करें उसमें। लेकिन अति पिछड़े वोट को हम कैसे बिहार में गोल बंद करें, आज के तारीख में हम्म। बस आज के तारीख काफी में भी देर तक बीजेपी हमारी का कोई बातचीत हुई और बहुत। हाँ, बताएं बताएं, अपनी बात पूरी करें प्लीज। नहीं, आज भी उनके पास कोई अति पिछड़े जैसे यूपी में उनके पास चेहरा है, गठबंधन के सहारे चेहरा है, वो चेहरा यूपी में नहीं, बिहार में नहीं है। जब तक वो बिहार में चेहरा नहीं आएगा, नीतीश कुमार को रिप्लेस वो नहीं कर पाए।
चेहरे पार्टियां बना देती हैं, लेकिन अब इसी इसी सवाल के जवाब के साथ मैं चर्चा को विराम देना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पे कोई चेहरा स्टेब्लिश करके अपनी राजनीति को और ब्रॉड और मजबूत बना सकती है? इसकी कोई गुंजाइश हाल फिलहाल के नतीजों के बाद आप देख पा रहे हैं? देखिए, उनके पास अभी फिलहाल नित्यानंद राय के अलावा कोई चेहरा नहीं है जो, मतलब अगर पिछले प्रताप गिरिराज देखें सिंह। तो वो, हाँ, गिरिराज सिंह में, वो गिरिराज सिंह जिस ब्रांड के नेता हैं बिहार में, वो अगर नीतीश साथ रहेंगे तो उनका वो चलने नहीं देंगे। वो उस तरीके से अजान या उस तरह से बयानबाजी करने से हर वक्त वो रोकेंगे। हाँ, नीतीश अगर बाहर हो जाते हैं फील्ड से, तो फिर गिरिराज सिंह भी उसके चेहरे हो सकते हैं, जिसको वो बीजेपी दांव लगा सकती है। जी, साथ और दुराव राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं होती है, चलता भी है, अलग भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना जरूरी वक्त निकाला और हमें बिहार की राजनीति के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। चुनाव में क्या कुछ चला, क्या कुछ नहीं चला, ये तमाम बातें आपने स्पष्ट किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आज के न्यूज डिकोडेड के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आगे मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ, जरूरी बातचीत के साथ, उन खबरों के साथ जो आपने कहीं जाना नहीं, समझा नहीं, हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।